हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करने जा रहे हैं आज। वेक्टर एडिशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है हमारे अलजेब्राइक एडिशन से, इसीलिए वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका जब अलग है तो उसके लिए जो लॉज बने हुए हैं वो भी अलग हैं। तो हम जो पहला लॉ है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। और दूसरा होगा पैरेललोग्राम लॉ। तीसरा होगा पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात करते हैं पहले। और ये क्यों पढ़ते हैं? जब दो वेक्टर्स जो कि आपस में इंक्लाइंड हो, इंक्लाइंड मतलब दोनों के बीच में अगर कोई एंगल हो, तो हम इसीलिए इन वेक्टर्स को पढ़ते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो ये एक वेक्टर है हमारा, और इसको हमने बोला है ये है ओ, और ये है आपका पी। ठीक, ये आपका फर्स्ट वेक्टर हुआ। और इसी के साथ में एक और वेक्टर है, और ये आपका दूसरा वेक्टर है। तो इसको भी नाम दे देते हैं। तो ये हो गया इसका क्यू, इसका नाम हो गया पी क्यू वेक्टर। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला वेक्टर है इसको मैंने नाम दिया ए वेक्टर, जो कि ओ से स्टार्ट होता है, पी पर खत्म होता है। और दूसरा जो वेक्टर है वो पी से स्टार्ट होता है और क्यू पर खत्म होता है। तो इसको मैंने नाम दिया बी वेक्टर। तो दो वेक्टर हैं और इन दोनों का हमको निकालना है रिजल्टेंट, कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो आंसर बहुत सिंपल है, देख लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कहां से कहां मिलेगा? वो रिजल्टेंट मिलेगा ओ से लेकर क्यू तक। तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक, ये है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब इसका आंसर। तो रिजल्टेंट क्या हुआ? तो आंसर है, इसका आंसर हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आप बोलेंगे सर ये तो नॉर्मली हो गया, इसको हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया। नहीं, ये अभी तो हमें लग रहा है कि सिंपल है, मतलब ए प्लस बी ही तो कर रहे हैं। अगर ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू भी 2 है तो आपका आंसर हो गया 4, जो कि गलत है। यहां पर हम अब वेक्टर लॉ के हिसाब से, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है उसके हिसाब से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ए की वैल्यू, चलिए ए की वैल्यू हम 3 मान लेते हैं और बी की वैल्यू हम यहाँ पर 4 मान लेते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पर ऐसे दो बड़े बड़े ब्रैकेट के साइन लगाते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हम यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। ठीक, ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो हम निकालने जा रहे हैं, और वो आंसर कितना आएगा देखिए। तो आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 4 ठीक है। तो स्क्वायर क्यों किया है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर दिया। 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16। ठीक, तो 4 स्क्वायर हो गया आपका 16, और ये आपका चल रहा है किसमें? अंडर रूट में। ठीक है, तो 9 + 16 कितना होता है? 25, और √25 जो है उसका आंसर कितना आएगा? 5। ठीक, तो इसमें आप बोलेंगे सर ये तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किए। नहीं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं, बट पाइथागोरस थ्योरम हम ये बोल सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही पार्ट हो सकता है, बट बेसिकली ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है आर का। आर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं। अगर डायरेक्शन निकालना है, अगर हमसे कोई बोलता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल है आपका थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली टेन थीटा से इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन कितना होगा? तो आंसर है बी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 3 है, तो टेन थीटा हो गया 4/3। तो ये डायरेक्शन निकाल दिया, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया और वेक्टर का डायरेक्शन भी आ गया। एक वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड आ गया 5 और डायरेक्शन आ गया 4/3। बस हम अगर इतना ही समझ जाए तो हमारे लिए काफी है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से हमने रिजल्टेंट क्वांटिटी जो है उसका वेक्टर या उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है और उसका डायरेक्शन भी निकाल लिया है। लेकिन अब इसके स्टेटमेंट की बात की जाए, ये तो हमने एग्जाम्पल देखा। हम अभी तक क्या करते हुए आए हैं? पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसको समझते हैं, और उसके बाद हम लोग डेफिनेशन पर आते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो स्टेटमेंट है, वो मैं अब आपको बता रहा हूं।
ठीक है, स्टेटमेंट है, देखिए क्या बोलता है, इफ टू वेक्टर्स, तो यहाँ पर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, दो वेक्टर्स जिनको हम मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कहने का मतलब इस ट्रायंगल की दो साइड से हम दो वेक्टर को रिप्रेजेंट अगर कर सकते हैं और दोनों को सेम ऑर्डर में लिया है, ऑर्डर मतलब एक के पीछे एक, ओ से पी और पी से क्यू, तो ये ऑर्डर इसका सेम हो गया। अगर हमने ट्रायंगल की दो साइड्स को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, वो भी एक के पीछे एक, मतलब सेम ऑर्डर में, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, आर जो होगा, उनका रिजल्टेंट जो होगा, दैट विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इसलिए इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं कि अगर दो साइड से आप दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसकी जो थर्ड साइड है दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट क्वांटिटी। दिस इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, तो बेसिकली ये इतना सिंपल है, बस इसको अगर हम दिमाग में रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत आसान है, लेकिन जो पैरेललोग्राम है वो और भी आसान है और उसी के अंदर ट्रायंगल लॉ भी कवर हो जाता है, लेकिन हमने पहले बेसिक पढ़ा और उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे आ रहे हैं। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन या इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर जो एग्जांपल है उसको भी नोट कर लेना। तो डाल लो हेडिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो नोट इट डाउन, ये लिखा हुआ है, if two vectors can be represented in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in the same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by a third side of the triangle taken in the opposite order। ठीक, ऊपर डायग्राम भी बना हुआ है, उसको भी नोट कर लेना, और बगल में जो एग्जांपल हमें सॉल्व किया है दैट इज योर एग्जांपल व्हिच कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए ये है आपका क्वेश्चन, मैं रीड कर दे रहा हूं। अ मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लोज स्टेडली एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, how far down the river does he go when he reaches the other bank, मतलब उसको एक पॉइंट से दूसरे रिवर के बैंक तक जाना है, दूसरे किनारे तक जाना है, तो वहां तक के लिए उसने पूछा है कि हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। ठीक है, और फर्स्ट आपको निकालना है कितना टाइम उसको लगा, हाउ लॉन्ग सबसे ऊपर लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम उसको लगेगा। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड करना है और ये हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, तो पहले आप एक काम करो, क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि बीच में आप क्वेश्चन लिखोगे फिर दिक्कत होगी, इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से इमेजिन करें कि हम अगर ग्वारी घाट के एक साइड पर खड़े हैं और हमें सामने वाला जो साइड है दैट इज ऑन गुरुद्वारा वाला जो साइड है, हमें अगर वहां जाना है और पूरा जो लेंथ है, मतलब जो ट्रैवल करके हमें जाना है सामने की तरफ तक, तैर के जो जाना है, स्विम करके जो जाना है, वो हमें 1 किलोमीटर जाना है। ठीक है, अब पानी तो बह रहा है, वाटर का फ्लो तो रहेगा, तो हमने अपने सामने देखा कि सामने जो गुरुद्वारा है हम वहां पर जाना चाहते हैं, उसके एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं, दैट इज योर पॉइंट ए। तो हम ए से स्टार्ट हुए गुरुद्वारे की तरफ, पी पॉइंट की तरफ, लेकिन क्योंकि रिवर भी फ्लो कर रही है, उसकी भी अपनी वेलोसिटी है, तो रिवर ने मुझे धकेलना स्टार्ट किया और मुझे गुरुद्वारे पहुंचना था, लेकिन मैं गुरुद्वारे से थोड़ा सा आगे निकल गया। कितना आगे निकल गया वही तो मुझे फाइंड करना है, ये लिखा हुआ है हाउ फार, तो कितना आगे निकल गया वो मुझे बताना है और कितनी देर में मैं पहुंचा हूं सी पॉइंट पर वो मुझे बताना है। आई थिंक अब ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें कैसे जाना था और हम कहाँ पहुंचे। तो जहां आप पहुंचे हो वो आपका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट याद करिए, ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर, आर का मतलब क्या है, रिजल्टेंट है। अब हमें इसे सिर्फ सॉल्व करना रह गया है, तो हम इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं, एक तो ए बी, ठीक है, ए बी कितना है, और ए बी को हमने डिवाइड कर दिया किससे, बी सी से, ताकि हम एक रिलेशन निकाल लें। तो ए बी की वैल्यू है, ए से बी वो जाना चाहता था तो वो है, एक मिनट, उसकी खुद की स्पीड कितनी थी, 4। ठीक है, और बी सी मतलब रिवर की वेलोसिटी, तो रिवर की वेलोसिटी कितनी है, 3।
ऊपर भी किलोमीटर पर आवर है, नीचे भी किलोमीटर पर आवर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एक रिलेशन हमको मिल गया कि ए बी जो है, ए बी जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, तो आंसर है 4/3 टाइम्स ऑफ बी टू सी। देखो अब बहुत सिंपल हो गया बेटा, बहुत ही सिंपल हो गया। क्यों? क्योंकि ए बी डिस्टेंस हमको मालूम है। ए बी डिस्टेंस कितना दिया है? 1 किलोमीटर दिया है। मैंने आपसे बोला है बी सी आपको फाइंड करना है, तो ए बी की वैल्यू आपने 1 पुट की और इधर मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 का, ये आ गया 4। ठीक है, 1 किलोमीटर है ये, तो ये आ गई आपकी बी सी की वैल्यू, दैट इज 3/4 ऑफ अ किलोमीटर। तो आंसर आएगा कुछ 0.75 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस मालूम है कौन सा है? ये जो डिस्टेंस हमने निकाला है, ये डिस्टेंस आपका कुछ नहीं है, बी से सी, वो जो ग्वारी घाट के गुरुद्वारे पर पहुंचना था तो वो कितना आगे पहुंच गया, ये वो डिस्टेंस है। तो 0.75 किलोमीटर वो आगे पहुंच गया। हाउ फार डाउन द रिवर। ठीक है, तो 0.75 किलोमीटर इज द आंसर फॉर दैट बिटवीन 2 पॉइंट्स बी सी के बीच में। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब बारी आ गई टाइम निकालने की। अब हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो टाइम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है टाइम निकालने का? पहले वो बात कर लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस और नो? बिल्कुल सही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, कितना आया? 0.75 किलोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस है। अब हमें लेना है स्पीड, तो स्पीड कितनी थी वो हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, दैट इज वी कैन से उसकी स्पीड कितनी है। देखो रिवर की जो स्पीड है वो कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमने इसको 3 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड कर दिया, तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 15 मिनट्स आ जाएगा। मतलब उसको 15 मिनट लगेंगे, उसको 15 मिनट लगेंगे ए से सी पॉइंट तक पहुंचने में। एक तरीका और है, हम इस आंसर को एक तरीके से और फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही चलेगा। डिस्टेंस लेकिन क्या होगा? अगर हम 1 किलोमीटर ले लेते हैं डिस्टेंस, क्योंकि आदमी जो है उसको 1 किलोमीटर जाना था। ठीक है, 1 किलोमीटर वो जाएगा, और आदमी अगर जाएगा तो अपनी वेलोसिटी से जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो उसकी है 1/4। तब भी आंसर कितना आएगा? तो आंसर तब भी 15 मिनट्स ही आएगा। ठीक है, वो आप कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हो कि 15 मिनट्स मैंने क्यों लिखा है, लेकिन आंसर यही आएगा। 1/4 ऑफ एन आवर विल बी इक्वल टू 15 मिनट्स। तो 15 मिनट हम पहले भी देख चुके हैं कि रिवर ने इफेक्ट डाला है तब भी 15 मिनट लग रहे हैं, और वो खुद भी जाएगा तब भी 15 मिनट लगेंगे। कहने का मतलब उसको जो ट्रैवल करना है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, वो पहुंच जाता है सी पॉइंट पर, तो ऐसा करने में उसको 15 मिनट लग जाएंगे। ठीक है,